हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करेंगे एडुकेशन पेपर की मॉक टेस्ट 6। मैं ऑलरेडी 1 to 5 मॉक टेस्ट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप अगर चाहे तो वो मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज 6 की फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Identify the characteristics which does not form the part of macro planning. यानी कि आपको वह गुण को आइडेंटिफाई करना है, वह गुण को निकालना है, पहचानना है जो मैक्रो प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो पहले हम समझ लेंगे कि मैक्रो प्लानिंग कहते किसे हैं। मैक्रो प्लानिंग वो वैसा प्लानिंग है जो हम बड़े लेवल पे करते हैं, यानी कि कंट्री लेवल पे प्लानिंग जो होता है उसे कहते हैं मैक्रो प्लानिंग। आप एग्जांपल पे ले सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर एसएसए, या फिर मिड डे मील। तो ये सब जो है वो मैक्रो लेवल पे किया जाता है, यानी कि एक पूरा देश, मतलब एक पूरा कंट्री लेवल पे किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो प्लानिंग। तो मैक्रो प्लानिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर के लिए ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो प्लानिंग टेक लॉन्ग ड्यूरेशन इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मैक्रो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत ही लंबा समय लगता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये लगता है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर बी, हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल, यानी कि मैक्रो प्लानिंग जो होता है उसका इंसान पे, इंडिविजुअल पे, जो कि स्टेट पे, जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो इंसान है उस पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा नंबर ऑप्शन का ये मतलब है। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है एड्रेसिंग अ लार्ज एंटिटी, यानी कि यहाँ पे हम एक पूरे बहुत सारे इंडिविजुअल को, बहुत सारे पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम इंडिकेट करके प्लानिंग करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है हैविंग स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। जी हाँ, ये टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, जो एसएसए है वो 10 साल के लिए एक स्पेसिफाइड कर दिया गया था। तो वैसे ही हम एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लेते हैं, 10 सालों, 20 सालों, 15 सालों, वैसे करके हमें टारगेट सेट करना होता है कि हमें उसके अंदर करना है। तो डी नंबर भी उसका सही आंसर है, सॉरी सही ऑप्शन है। सी नंबर भी है, ये भी लार्ज पॉपुलेशन, जब हम कंट्री वाइज पे करते हैं, तो कंट्री लेवल पे जब हम करते हैं तो हम ऑफकोर्स एक लार्ज एंटिटी को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि मैक्रो प्लानिंग का पार्ट नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम डायरेक्ट एक इंडिविजुअल को, यानी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब देख ही सकते हो कि जब कोई बहुत सारा ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे होंगे जिसको एसएसए का सुविधा मिला ही नहीं हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, ethical consideration can be at a very high level of by the researcher in which of the following research type, यानी कि इथिकल कंसिडरेशन, यानी कि जो नैतिकता, जो भावना होती है ना, मोरालिटी, कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत गलत नहीं करना है हमें, तो ये जो भावना है ये बहुत ही हाई लेवल पे कौन सा रिसर्च टाइप में होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तीसरा है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड फोर्थ है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, इसका मतलब ये है कि जो पास्ट में घटना घट चुकी है उसका जो हमें डेटा सब अभी प्रेजेंट में हम निकाल के उसको हम स्टडी करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उससे हम अभी प्रेजेंट के लिए एंड फ्यूचर के लिए सीख लेते हैं। तो ये इसका जो आंसर है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो बिल्कुल भी एथिकल कंसिडरेशन किया ही नहीं जाता, यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये भी नहीं है, यहाँ पे हम दो ग्रुप बना के रिलेशनशिप देखते हैं, बट यहाँ पे हम कोई एथिकल कंसिडरेशन इसका ये नहीं है, इसमें नहीं होती है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसका मतलब कि कोई घटना घट चुका है, उसके बाद हम जो घटना घट चुका है, यानी कि अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास मिल चुका है, हम उसको बेस करके कारण खोजते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्स पोस्ट फैक्टो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो ऐसा रिसर्च है, इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं
नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक घटना घट चुका है। तो अब हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे अपना घटना को स्टडी करने के लिए, उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा एथिकल कंसिडरेशन है क्योंकि ये ऐसा एक रिसर्च टाइप है जो अपनी खुद के फ़ायदे के लिए एक नॉर्मल इंसान के साथ कुछ इसको मैनिपुलेट करके उसको रिसर्च उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता। जैसे कि आप एग्जांपल पे ले सकते हैं कि कोई एग्जांपल पे ले सकते हैं कि जैसे कि रिसर्चर को जानना है कि जो ड्रग एडिक्शन जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट है एडुकेशन पे। ठीक है, मान लीजिए ये इसका रिसर्च स्टडी है, रिसर्च प्रॉब्लम है रिसर्चर का। तो या एक्सपोज फैक्टर में वो अब कोई नॉर्मल इंडिविजुअल को लेके अब उसको बार बार कोई ड्रग्स वगैरह खिला खिला के अब उसके ऊपर वो नहीं कर पाएगा, ये इसका मेन जो कंसिडरेशन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो यहाँ पे ये रैंडमली चूज करेगा, अब उसको वो ट्रीटमेंट देगा, मैनिपुलेशन करेगा, उसके बाद वो रिसर्च करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो एक्सपोज फैक्टर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच curriculum model a teacher enjoy maximum autonomy in school related activity। यानी कि निम्नलिखित दिए हुए ऑप्शंस में से करिकुलम टाइप में से कौन सा ऐसा करिकुलम डिज़ाइन है या मॉडल है जिसमें रिसर्च स्कूल टीचर को ये स्वतंत्र होती है, ये बहुत ही ज़्यादा उसको इंडिपेंडेंस होता है कि वो अपने हिसाब से स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी कर पाए, स्वतंत्रता उसे प्रदान होती है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे टीचर जो है ना वो कुछ एक्टिविटी करके स्टूडेंट को सिखाता है। ठीक है, वो कुछ फिजिकल प्रैक्टिकल या फिजिकल आप बोल सकते हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखलाता है, तब जाके स्टूडेंट उसे पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीचर है वो खुद नहीं प्लान कर रहा है करिकुलम तो प्लान्ड है, वो तो अब एक्टिविटी करके समझा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल जो है ऐसा मॉडल है जहाँ पे करिकुलम जो है वो पूरा हायर अथॉरिटी बनाते हैं, जैसे कि कोई कंट्री हो गया, कोई स्टेट हो गया, तो हायर अथॉरिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे तो स्कूल टीचर का तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिस्टम एनालिसिस मॉडल, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम एक हायर लेवल पे करिकुलम बना चुके हैं, अब वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है सिस्टमेटिकली, किस तरह से वो कंट्री लेवल से स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से जो आते जा रहा है, इस तरह से इसका मॉडल फंक्शन करता है। तो ये सी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रास रूट मॉडल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्रास रूट एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे टीचर जो है वो टीचर अपने स्कूल के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकता है, उसके पास पूरा इंडिपेंडेंस होता है कि वो क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा, कम्युनिटी को वो स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ग्रास रूट हो जाएगा। ठीक है, ग्रास रूट का मतलब होता है कि जो एकदम निम्न स्तर से जो काम हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, फिर करिकुलम मॉडल बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सिलेबस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ करिकुलम। यानी कि जो अभी आधुनिक टाइम में जो हम सिलेबस को लेके पढ़ाई करते हैं वो कैसा करिकुलम टाइप का उदाहरण, मतलब कैसा करिकुलम के अंदर वो आता है। तो पहला ऑप्शन है सोशल करिकुलम यानी कि जहाँ पे हम समाज से इंटरेक्ट होके कुछ सीखते हैं, तो ये उसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ओवर्ट करिकुलम, यानी कि यहाँ पे जो करिकुलम है वो इंटेंशनली प्रिपेयर है, एक्सपर्ट बॉडी के द्वारा प्रिपेयर किया गया करिकुलम है, इसे एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नल करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जो हम रेगुलर स्कूल में पढ़ाई तो पढ़ाते हैं बच्चे को, लेकिन इसे हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जैसे कि सेक्स एजुकेशन हो गया हो, या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन हो गया हो, या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड एजुकेशन हो गया हो। तो ये सब एजुकेशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड एजुकेशन हो गया, तो ये सब चीज़ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। ठीक है, बट हम इसे कभी ना कभी इंक्लूड जरूर करते हैं अपने करिकुलम में इनडायरेक्टली। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कोवर्ट करिकुलम यानी कि ये हिडन करिकुलम है। हिडन करिकुलम एक ऐसा करिकुलम आप मान सकते हैं जैसे कि
कोई टीचर आया क्लासरूम में तो बच्चे खड़े हो गए, या फिर कोई दो ठो टीचर बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट बीच में नहीं बोलेंगे। तो ऐसा करिकुलम जो हमें बचपन से सिखाया जाता हो और उसे हमें सीखना नहीं पड़ता है, जब हम बड़े हो जाएंगे तब तो अपने आप ही आ जाती है। तो ये सब इसका नहीं, ए इसका आंसर है, नहीं सी है, नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सिलेबस जो है वो हमें एक्सपर्ट बॉडी के द्वारा मिलती है। जैसे कि यूजीसी हमें प्रोवाइड करती है सिलेबस नेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जो इंटेंशनली प्रिपेयर की गई हो उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो ये ओवर्ट करिकुलम जो है, जिसे हम एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहते हैं, ये इसकी सही आंसर हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ स्कूल टीचर, यानी कि निम्नलिखित दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण एक स्कूल टीचर का हो सकता है। पहला है पंक्चुअलिटी, यानी कि समय का बहुत ही ज़्यादा उसे पाबंदी हो, बहुत ही ज़्यादा वो सटीक समय का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन नंबर बी सोशबिलिटी, यानी कि सामाजिक हो, वो समाज के रूल्स रेगुलेशन उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती हो, बहुत ही वो मेंटेन करते हो नॉर्म्स सोसाइटी के। ऑप्शन नंबर सी कंटेंट मास्टरी, यानी कि वो जो अपने विषय है, वो जिस चीज़ का पढ़ाई करते हैं उनमें उसमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो, महारत हासिल हुआ हो उन्हें उस टॉपिक में। ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी एंड कंटेंट मास्टरी, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी यानी कि बातचीत करने की उन्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, बहुत ही अच्छी शिक्षा हो। देखिए कम्युनिकेशन जो है ये एक लर्न स्किल है, ठीक है। एक टीचर का कम्युनिकेशन और एक दूसरे व्यक्ति का कम्युनिकेशन में बहुत ही अंतर होता है, ठीक है। आप जब क्लासरूम में पढ़ाते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अलग होता है, उसका अलग एक मॉड्यूलेशन होता है, उसका टाइमिंग अलग होता है। तो आपको कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एंड कंटेंट मास्टरी तो होनी ही चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है डी, इसका सही आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज ऑन फिजिकल डायमेंशन, यानी कि निम्नलिखित दिए हुए में से कौन सा फिजिकल यानी कि भौतिक जो एलिमेंट है या फिर डायमेंशन आप बोल सकते हैं, उनको इंडिकेट करती है, फिर उससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट भौतिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे की फंक्शन को देख के हम बोलते हैं कि उसमें कितना प्रगति हुआ है। दूसरा है ग्रोथ, जी हाँ, ग्रोथ जो है वो फिजिकल है, हम देखते हैं कि बच्चे का बॉडीली ऑर्गन जो है वो कितना वृद्धि हुआ है, कितना ग्रो हुआ है। तो ग्रोथ जो है वो फिजिकल डायमेंशन से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो ये हो जाएगी इसकी सही आंसर, 6 की आंसर बी हो जाएगी करेक्ट सही आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। In which of the following stage the counselor and counselee keeps the point on adjustment, यानी कि निम्नलिखित दिए हुए कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें काउंसलर एंड काउंसली दोनों एडजस्टमेंट पे पॉइंट करते हैं, एडजस्टमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डायग्नोसिस, दूसरा ऑप्शन है इवोल्यूशन एंड थर्ड ऑप्शन है गाइडेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है फीडबैक। देखिए डायग्नोसिस जो है ये हो जाए, ये हम लोग जब कोई काउंसली पहली बार आता है काउंसलर के पास, तब डायग्नोसिस जो है वो जानने के लिए किया जाता है कि एक्चुअली में काउंसली को क्या प्रॉब्लम है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये एक गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये है इवैल्यूएशन, जो है ये लास्ट में होती है, ठीक है, कि उसको कितना ठीक हो गया है वो, ठीक है। यहाँ पे उसका टेस्ट होता है कि वो फुल्ली ठीक हो चुका है कि नहीं। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइडेंस होगी, क्योंकि गाइडेंस में ही जो काउंसलर एंड काउंसली इंटरैक्ट होते हैं उनका मेन जो फोकस पॉइंट होता है वो एडजस्टमेंट ही होती है, ठीक है। एडजस्टमेंट उसकी सोसाइटी से, उसके खुद से, उसका पर्सनल लाइफ से, उसका इमोशन से, सब चीज़ से उसका एडजस्टमेंट पे ही फोकस किए जाते हैं। एडजस्टमेंट भी इनका मेन पॉइंट होता है। एंड डी जो है ये डी जो है वो फीडबैक है। फीडबैक यानी कि काउंसलर जो वापस काउंसलिंग को देते हैं काउंसलिंग खत्म होने के बाद। तो ये इसका जो 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम गिवन बिलो विच इज़ नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स इन रिसर्च। यानी कि अगेन इथिक्स यानी इथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। इथिक्स यानी कि नैतिकता, हमें क्या करनी चाहिए, हमें क्या नहीं करनी चाहिए, मोरल वैल्यूज़ पे हम इम्फोसाइज करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि रिसर्चर निम्नलिखित दिए हुए पॉइंट में से कौन सा चीज़ जो है वो इथिक्स को कंसिडर नहीं करती है, नैतिकता का उदाहरण नहीं दिए जा सकते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन से वो पॉइंट है। पहला है ऑनेस्टी। जी हाँ, ऑनेस्टी एक इथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, ईमानदारी। दूसरा ऑप्शन जो है एक्यूरेसी यानी कि सटीक, ठीक है, हम जो एक बार रिसर्च कर लेंगे हम दोबारा करेंगे तो वही आनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होगा, सटीक, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ये है एफिशिएंसी, यानी कि हम कोई काम करें तो हमें उसमें कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा हम उसमें दक्षता हमको मिली हुई है, हम कितना ज़्यादा अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं। शेयरिंग जो है, शेयरिंग, हम रिसर्च को कभी शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। कंप्लीट होने के बाद तो हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे ना, हम उसके डेटा को लेके जाके शेयर कर देंगे अपने अपने कलीग के साथ, अपने पेयर के साथ। तो ये जो है ये एक इथिकल कंसिडरेशन पे सवाल उठाता है। तो इसका जो सही आंसर है शेयरिंग हो जाएगा। शेयरिंग जो है वो इथिक्स के अंदर नहीं आता है जब भी हम बात करते हैं रिसर्च के, रिसर्च डेटा की, तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स मटेरियल अबाउट द जैन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, जैन फिलोसफी से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलना ये चाह रहा है कि सोर्स मटेरियल यानी कि हमें इन निम्नलिखित दिए हुए से कौन सा एलिमेंट है या फिर ऐसा कोई प्रिंसिपल है जो जैन फिलोसफी के द्वारा दिया गया है, जो पूरे उसके फिलोसफी का सोर्स है, ठीक है, नॉलेज का सोर्स हो। ठीक है, तो पहला जो है धम धमापदा। ठीक है, धमापदा का क्या मतलब है, यहाँ पे बोलते हैं कि हम नॉलेज जो है वो कोई धर्म पूर्वक काम करके पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा है कर्म पदा, यहाँ पे कर्म की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। यहाँ पे है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है ये इसकी नहीं है, जैन फिलोसफी से रिलेटेड नहीं है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो है बुद्ध फिलोसफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, त्रिरत्न। जैन फिलोसफी ने त्रिरत्न की बात कही थी, यानी कि 3 रत्न, इसे हम 3 ज्वेल्स भी कहते हैं। 3 रत्न, रत्न कौन कौन सी है। पहला है वो है राइट फेथ। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम फेथ की बात करते हैं। ठीक है, पहला जो है फेथ, दूसरा है राइट एक्शन, हमें अच्छी कर्म करनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड जो है वो है नॉलेज, राइट नॉलेज। ठीक है, तो पहला जो है राइट फेथ, ठीक है, दूसरा है राइट एक्शन एंड तीसरा है राइट नॉलेज। ठीक है, थर्ड जो है वो है राइट नॉलेज। इसे हिंदी में कहते हैं, पहले वाले को बोलते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन बोलते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को बोलते हैं सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र बोलते हैं, एंड थर्ड वाले को यानी कि राइट नॉलेज को बोलते हैं सम्यक जनना। नॉलेज से जानना, एक्शन से चरित्र एंड फेथ से दर्शन। ठीक है, तो 3 ठो ये दिए थे रत्न जैन, इनके हिसाब से ये तीनों जो है रत्न बोलो या फिर आप ये तीनों ज्वेल को, इसे फॉलो करके कोई भी इंसान जो है वो कैवल्य यानी कि अल्टीमेट ट्रूथ को पा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ये मॉक टेस्ट की लास्ट क्वेश्चन है। द आवरण ऑफ योगा फिलोसफी विच टेक अस टू द नियरर टू आवर सोल, यानी कि योगा फिलोसफी के द्वारा जो कुछ आवरण दिए गए थे। ठीक है, आवरण बोल सकते हो या फिर आप इसे लेयर बोल सकते हो। तो ये जो दिए थे आवरण, वो कौन सा ऐसा आवरण है जो नियरर टू सोल यानी कि खुद के आत्मा से
परमात्मा से करीब ले जाती है इंसान को। ठीक है, तो ये जो है योगा फिलोसफी की है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राणमय आवरण, दूसरा है मनोमय आवरण, तीसरा है आनंदमय आवरण, चौथा है अन्नमय आवरण। ठीक है, तो पहला जो है प्राणमय आवरण, प्राणमय आवरण में हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है, और डिफरेंट जो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, सेंस हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो है ये हमें हमारे सोल के तरफ नहीं ले जाती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है मनोमय, यानी कि यहाँ पर जो है इंसान की मन की बात की गई है, मेंटल सेट है ये। ठीक है, ये है मेंटल सेट, यहाँ पे जितने भी डिजायर्स हैं, विशेस हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई है। थर्ड जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आनंदमय आवरण। आनंदमय आवरण जो है ये आवरण जो है ये एकमात्र आवरण जो है सबसे हाईएस्ट लेवल का आवरण है, और ये हमें हमारे खुद के सोल यानी कि हमारे खुद को सेल्फ रियलाइजेशन इस लेयर पे ही होती है, इस आवरण पे ही इंसान का जो है वो खुद के साथ खुद का मिलाव होता है, जो इंसान का जो इनर सोल है उससे उसका सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी को भी हम देख लेंगे, अन्नमय कोश। अन्नमय आवरण जो है, अन्नमय आवरण बहुत ही बेसिक लेवल की है। यहाँ पे जो है वो फूड, डिज़ायर, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ से रिलेटेड बातें होती है, यहाँ पे काम होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये जो योगा फिलोसफी का जो आवरण दिए गए हैं वो कितने आवरण हैं, उनका क्या क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आवरण है वो है अन्नमय आवरण। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पहला जो है ये अन्नमय आवरण, यानी कि जहाँ पे हम फूड सेहत की बात करते हैं, फूड, खाना पीना, हैप्पी लाइफ, इस सब चीज़ की बात करते हैं। दूसरा जो आवरण है वो है प्राणमय आवरण। ठीक है, प्राणमय आवरण जो है ये हमारे सेंस, ऑर्गेन्स, नर्वस सिस्टम उससे रिलेटेड है। एंड थर्ड जो आवरण है वो है मनोमय आवरण। ठीक है, मनोमय आवरण में हमारे जो है मेंटल से हमारे के फीलिंग्स, डिज़ायर, ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड फोर्थ जो आवरण है, फोर्थ में आवरण है ये वो है विज्ञान में आवरण। यहाँ ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये विज्ञान में आवरण जो है यहाँ पे हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे बुद्धि डेवलप होती है, हमारी नॉलेज, विजडम, इससे रिलेटेड यहाँ पे काम होती है। एंड जो लास्ट है फिफ्थ आवरण, फिफ्थ आवरण जो है वो है आनंदमय आवरण। ठीक है, आनंदमय जो आवरण है ये हमें हमारे सोल के नियरर ले जाती है, यहाँ पे हमें सेल्फ रियलाइजेशन होती है। तो ये जो है इसके 5 आवरण हो गए योगा फिलोसफी के। तो आई होप आपको ये पांचों आवरण जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, एंड अपने खाता में आप नोट करना चाहें तो आप खाता में नोट भी कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से हाईलाइट कर देती हूँ सारे सही आंसर। पहला का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, तो मैं इसे थोड़ा रेड कलर कर देती हूँ। ओके, एंड सेकंड का जो था वो था एक्सपोज फैक्टो डिज़ाइन। थर्ड का था ग्रास रूट मॉडल। एंड फोर्थ का था ओवर्ट करिकुलम, ओवर्ट और एक्सप्लिसिट आप इसे कह सकते हैं। सिक्स का जो है कम्युनिटी कॉम्पिटेंसी एंड कंटेंट मास्टरी। एंड सिक्स का जो है ग्रोथ विल बी द करेक्ट आंसर। सेवेंथ का जो है वो गाइडेंस इज द करेक्ट वन। 8 का जो है वो है शेयरिंग। 9 की करेक्ट आंसर हो जाएगी त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स से भी बोलते हैं। एंड लास्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की है सही आंसर आनंदमय आवरण या आनंदमय कोष। तो ये थी आपकी कुछ 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। एंड थैंक यू मेरी ये वीडियो देखने के लिए। एंड थैंक यू मैं उन सब्सक्राइबर को बोल रही हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। एंड थैंक यू कमेंट करने के लिए। मैं आपकी क्वायरीज़ पे ज़रूर काम करूँगी। कुछ स्टूडेंट्स मुझे अपनी क्वायरीज़ भेजते हैं तो मैं उन पे ज़रूर काम करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो
चाहिए, आपको मॉक टेस्ट अच्छी लग रही हो, तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मुझे कौन सी जगह पे काम करना है, किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो थैंक यू once again and stay tuned with Education Net Aspirants.